हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। तो अब हम लोग आज देखेंगे अपना समाधान बैच का सेकंड लेक्चर, जो कि सॉलिड स्टेट चैप्टर अपना चल रहा है और सॉलिड स्टेट के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग सेकंड लेक्चर में देखेंगे काफी सारे कॉन्सेप्ट्स और इस पर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये रिवीजन बैच है, समाधान बैच के अंदर अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे और जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं ध्यान से समझिएगा। प्रत्येक कॉन्सेप्ट से किस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम बना सकता है, ये क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहली हेडिंग हमारी सेकंड लेक्चर की है क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। अब ये क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस क्या होता है, तो ध्यान रखिए, जो रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का स्पेस में, that means a regular 3D arrangement of the constituent particles in a space is called crystal lattice। क्योंकि MCQ बेस्ड आएगा तो यहां पे ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है। मैंने अभी आपको बताया रेगुलर 3D अरेंजमेंट किसका होगा, लैटिस पॉइंट्स का। किसमें होगा, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लुक लाइक अ एटम। हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लेंगे, एटम, मॉलिक्यूल या आयन, उनको हम एज अ पॉइंट लेके चलेंगे, जिसको हम लैटिस पॉइंट बोल रहे हैं। तो आप सिंपल सा इतना समझ लीजिए कि रेगुलर 3D अरेंजमेंट जो होता है लैटिस पॉइंट्स का, और ये लैटिस पॉइंट्स भी क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जब एज अ पॉइंट हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो लैटिस पॉइंट कहलाते हैं। अब ये नेक्स्ट हेडिंग वो भी आने वाली है। तो रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस पॉइंट इन अ स्पेस, स्पेस के अंदर लैटिस पॉइंट्स का जो रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। अभी हम डायग्राम में भी देखेंगे। तो पहली हेडिंग आपकी कंप्लीट हुई। सेकंड आप देखते चलिए एक बार, ठीक है। सेकंड देखेंगे हम लोग, यहां पे हमारे पास क्या है, लैटिस पॉइंट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि लैटिस पॉइंट्स का रेगुलर 3D अरेंजमेंट स्पेस में, तो क्रिस्टल लैटिस था। अब लैटिस पॉइंट एक्चुअल होता क्या है, लैटिस पॉइंट कुछ नहीं है। लैटिस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ पॉइंट। अब वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं। तो एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस ये सभी क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज रिप्रेजेंट एज अ पॉइंट। जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट, तो इसको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट, या एक वर्ड और आप ध्यान रख सकते हैं यहां पे, इसको हम लैटिस साइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटिस साइट, ठीक है। तो लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट, दो डेफिनेशन हुई। क्या क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस क्या होता है, आ रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस पॉइंट्स इन अ स्पेस। लैटिस पॉइंट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट नॉन एज लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट, ठीक। नेक्स्ट, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, ये क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन होता है। कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, आ रेगुलर 3D portion, a regular 3D portion which when repeated over and over again to generate the entire crystal lattice। तो ये हमने यहां पे लिखा हुआ अपने पास कि ये एक स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन होता है which when repeated over and over again to generate entire crystal। मतलब क्रिस्टल लैटिस को बनाने के लिए आपको यूनिट सेल को बार बार, यूनिट सेल का जो 3D अरेंजमेंट है उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। कैसे है वो समझते हैं हम लोग विद डायग्राम। देखिए ये अपने पास जो कलर्ड फॉर्म में दिख रहा है, ये अलग से जो पोर्शन दिख रहा है, एक 3D पोर्शन स्मॉलेस्ट, वो यूनिट सेल है, आपके पास यहां लिखा हुआ है। यहां पे कुछ चीजें समझ लीजिए। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये अपने पास जो पॉइंट होता है ये लैटिस पॉइंट है। क्या है, लैटिस पॉइंट। और आप देखेंगे कई सारे लैटिस पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो इन सभी लैटिस पॉइंट्स का जो रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है स्पेस में, ठीक है, वो कहलाता है क्रिस्टल लैटिस। ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये किसका है, ये है क्रिस्टल लैटिस। क्या है, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। तो मैंने अभी आपको डिफाइन किया था, इस डायग्राम में तीनों डेफिनेशन है। ये लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट है, जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको एज अ पॉइंट रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं स्पेस में। तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं जिनको हम लैटिस पॉइंट्स के रूप में देख रहे हैं,
इन लैटिस पॉइंट्स का एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट दिख रहा है आपको स्पेस के अंदर, उनको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। दैट मींस अ रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस पॉइंट इन अ स्पेस इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। अब लैटिस पॉइंट क्या होता है, तो मैंने अभी बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे एज अ पॉइंट, इसलिए इसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। अब बात आई यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल क्या है? अब इसी में एक देखिए एक स्मॉलेस्ट पोर्शन दिख रहा है क्रिस्टल लैटिस का। इसी तरीके के आप देखेंगे एक यूनिट सेल इधर नजर आ रही, इधर भी नजर आ रही, इधर भी नजर आ रही। अब 3D अरेंजमेंट है तो बैक साइड भी होगी, अपर साइड भी होगी, लोअर साइड भी होगी, राइट भी होगी, लेफ्ट भी होगी। दैट मींस स्मॉलेस्ट पोर्शन जो होता है 3D स्मॉलेस्ट पोर्शन, वो बार बार यहां पे रिपीट होता है जनरेट करने के लिए क्रिस्टल लैटिस को। तो हम लोग यूनिट सेल को कैसे बोलते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन टू जनरेट द एंटायर क्रिस्टल लैटिस। गॉट इट? तो तीनों डेफिनेशन एक बार जल्दी से फिर बताइए, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? तो आप बोलोगे अ रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या लैटिस पॉइंट्स इन अ स्पेस। लैटिस पॉइंट्स का एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है स्पेस में, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। लैटिस पॉइंट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट, लैटिस पॉइंट। यूनिट सेल क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन टू जनरेट द एंटायर क्रिस्टल। सिंपल है। अब ये कोई पूछे ऐसे मत बता देना नंबर ऑफ यूनिट सेल इसमें कितने, तो कुछ बच्चे ऐसे देखेंगे एक इधर है, एक इधर, एक इधर, कुछ 4 बोलेंगे, कुछ इसके पीछे भी समझ के क्या बोलेंगे कि वो 8 है। कई सारी ये डिपेंड नंबर ऑफ इनफाइनाइट यूनिट सेल हो सकती है भाई। इसके लेफ्ट साइड भी आप इसको बढ़ा सकते हैं, इसको राइट साइड भी ले जा सकते हैं, इसको अपर साइड भी ले जा सकते हैं, बिलो साइड भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल 2 टाइप की होती हैं आपके पास। पहली होती है नॉन प्राइमिटिव और सेकंड प्राइमिटिव। नॉन प्राइमिटिव यूनिट सेल को ही हम लोग सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और प्राइमिटिव को हम लोग सिंपल, प्राइमिटिव को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में यूनिट सेल आर ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल और नॉन प्राइमिटिव। मतलब सिंपल को ही हम लोग प्राइमिटिव भी बोलते हैं, प्राइमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्राइमिटिव यूनिट सेल। अब जो प्राइमिटिव यूनिट सेल है उसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, जबकि नॉन प्राइमिटिव यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यहां सेंटर्ड वर्ड आएगा अपने पास। फर्दर नॉन प्राइमिटिव यूनिट सेल क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। आपको ये दिख रहा है, ये तीनों नजर आ रहे हैं। देखिए पहला है बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें सेंटर्ड वर्ड आया। दूसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एफसीसी, और तीसरा एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आप यहां से देख सकते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फिर से बताइए, यूनिट सेल 2 टाइप का, प्राइमिटिव जिसको हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं, नॉन प्राइमिटिव जिसको हम जिसको हम सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। फिर सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है फर्दर क्लासिफाइड होता है 3 कैटेगरी में। कौन कौन सा? बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और ईसीसी एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब यहां पे बात आई डिफाइन करने की, तो इसकी डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है, एक एक करके हम लोग समझेंगे। देखिए प्राइमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? दीज आर दोज टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, ओनली एट द कॉर्नर। अब किसी भी क्यूब, ये क्यूब हमने ले रखा है, तो यहां पे आप देखेंगे अपने पास नजर आ रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कॉर्नर हैं? 8। इसका मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा? जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो केवल 8 कॉर्नर पर ही प्रेजेंट होंगे। तो इसको हम सिंपली बोल सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक या प्राइमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं प्रेजेंट, यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, सिंपल। अब यहां पे बात आई कॉर्नर कितने आपको नजर आ रहे हैं? 8। ठीक, तो ये ध्यान रखना। अब इसी तरीके से नॉन प्राइमिटिव यूनिट सेल क्या होता है कि द यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर बट आल्सो प्रेजेंट एट द अदर पोजीशन।
सिंपल सा है कि यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर के साथ साथ अदर पोजीशन पे भी प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे हमें आपको बता दूं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉर्नर के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट अदर पोजीशन। अभी जो अदर पोजीशन है वो आपकी, ये पोजीशन ही आपकी या तो बॉडी पे होगा या फेसेस पर होगा या आपका एंड सेंटर पे होगा। तो इसीलिए ये 3 टाइप में डिवाइड किया गया। जैसे अपने पास यहां पे दिया हुआ, अभी कॉर्नर पे तो है ही प्रेजेंट, अगर मैं इसके बॉडी पे प्रेजेंट कर दूं, किस पे प्रेजेंट कर दूं, बॉडी पे, तो यहां पे इसके बॉडी पे आपने कर दिया। मतलब सिंपल सा आप इधर बना के देख सकते हैं, यहां पे देख लें, ये मैंने आपके पास एक यूनिट सेल है, ठीक है, यहां पे सिंपल आप दिखा सकते हैं इस तरीके से कि यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, ठीक है। ये अब सिंपल हुआ, पर इसको हमें नॉन प्राइमटिव बनाना, मतलब सेंटर्ड बनाना। सेंटर में आपका बॉडी पे भी हो सकता है फेसेस पर हो सकता है 2 अपोजिट फेसेस पर हो। तो यहां ध्यान रखना। अब इन्हीं चीजों पे हम लोग अभी और डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब मैं एक एग्जांपल छोटा सा लेके चल रहा हूं कि कॉर्नर के साथ साथ एक अदर पोजीशन पे, जैसे यहां पे कॉर्नर पे है, कॉर्नर के साथ साथ यहां बॉडी पर भी है। तो सिंपल सी चीज है कि नॉन प्राइमटिव यूनिट सेल आर दोज टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर बट ऑल्सो प्रेजेंट एट द अदर पोजीशन। या सिंपल तरीके से बोल दो कि द यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज अदर पोजीशन। सिंपल, ठीक है। कॉर्नर के साथ साथ अदर पोजीशन पे है तो वो नॉन प्राइमटिव है या सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। अब इसकी तीनों कैटेगरी जो है वो उनको डिफाइन कर लेते हैं अलग अलग। जैसे आपके सामने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो इसमें बीसीसी में क्या होगा, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे होगा, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे होगा। तो यहां पे देखिए, आप यहां पे समझ लीजिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये आपको दिखाई दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये बॉडी पे भी प्रेजेंट है, यहां पे आपको नजर आ रहा है। अब बॉडी डायगोनल आपके पास भी दिखाई दे रहे हो आपको, एक डायगोनल, ये अपोजिट वर्टेक्सेस को मिला दीजिए आप यहां पे, एक बॉडी डायगोनल। दूसरा आप देखना चाहें तो दूसरा भी आपको ये नजर आ रहा होगा, ये दूसरा बॉडी डायगोनल है। तीसरा भी आप देखना चाहें तो आप तीसरे को भी देख सकते हैं। यहां से सिंपल इनको मिला दीजिए। चौथे को मैं अलग कलर से कर दे रहा हूं जिससे कि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। ये आपका यहां से लेके, तो एक चीज क्लियर हो गई कि हमारे पास अपोजिट वर्टेक्सेस को मिलाते हैं, अपोजिट वर्टेक्स जो होते हैं उनको मिला देते हैं। तो यहां पे अपने पास कितने बॉडी डायगोनल हैं, 4 बॉडी डायगोनल। ठीक, तो यहां पे हम लोग क्या ध्यान रखना है अपने को कि यहां पे सिंपल सी चीज है कि कॉर्नर के साथ साथ, अगर कॉर्नर के साथ साथ अदर पोजीशन पे भी प्रेजेंट होता है, ये कॉर्नर हैं अपने पास 8 कॉर्नर हैं, इसके साथ साथ अगर ये बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है तो ये नॉन प्राइमटिव हो गया कि कॉर्नर के साथ साथ बॉडी पे। तो यहां पे आपको ये बॉडी डायगोनल बीसीसी में दिखाई दे रहा है आपको। सबसे बड़ी बात बीसीसी में एक और चीज है कि यहां पे सेम लेयर का कोई भी एटम आपस में टच नहीं करता है। जो ये 4 हैं ये आपस में नहीं करेंगे, नीचे वाले 4 आपस में नहीं करेंगे, पर बीच वाले बॉडी को वो 4 ऊपर से 4 नीचे 8 क्या करेंगे, टच करेंगे। तो बीसीसी में आपको सिंपल सा बताना है कि दीज आर दोज टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर बट आल्सो प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। That means constituent particles are present at the corners as well as at the body center. अब बॉडी का सेंटर तो एक ही है, यहां पे बॉडी का सेंटर तो एक ही है ये, तो बॉडी सेंटर यहां पे एक मिल रहा, पर बॉडी डायगोनल कितने मिल रहे हैं, बॉडी का सेंटर एक ही होगा, बॉडी सेंटर आपके पास एक है, पर बॉडी के डायगोनल कितने अपोजिट, ये इससे, ये वाला इससे, और ये आपका यहां पे 4 बॉडी डायगोनल है। सिंपल। चलो नेक्स्ट, यहां फेस सेंटर में ध्यान रखना
कि कॉर्नर्स के अलावा फेसेस पर होंगे, मतलब दीज आर दोस टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर बट आल्सो प्रेजेंट एट द ऑल 6 फेसेस। कितने फेस होंगे? 6। सिंपल है, 6 फेस। आप इमेजिन भी कर सकते हो कमरे के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है। सामने वाला फेस, इसका जस्ट अपोजिट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट अप डाउन। कितने फेस? 6। तो यहां 6 फेसेस। और आप यहां ध्यान रखिए कि यहां पे आपको नजर आ रहा है कि कॉर्नर के साथ साथ ये देखिए पहला फेस, दूसरा फेस, क्योंकि हम 2D बोर्ड क्या है 2D और 3D को दिखा रहे हैं। ये आपके 4 फेसेस हो गए। अब अप एंड डाउन, ये अपर फ्रंट वाला है, ये बैक वाला है। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। यहां पे आपने इसको ऐसे भी दिखा दो कि यहां पे पहले तो कॉर्नर पे हो गए, ये कॉर्नर पे हो गए, 8 कॉर्नर हो गए। उसके साथ साथ आपके 6 फेसेस हो गए, 1 2 3 4, ये फ्रंट वाला, ये बैक वाला, तो आपके 6 फेसेस हो गए। ध्यान रखना। बट यहां पे अगर एक यहां से अगर आप देखोगे, अगर आप यहां पे देखना चाहोगे तो ये एक डायगोनल बन रहा है, ये दूसरा डायगोनल बन रहा है, ये आप इसी तरीके से यहां पे ये तीसरा डायगोनल बनाएंगे, ये चौथा बॉडी डायगोनल बनाएंगे। तो आपके अगर 6 फेस है, एक फेस पे 2 डायगोनल हैं, तो 6 फेसेस पे टोटल कितने डायगोनल होंगे? 12 डायगोनल। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है, यहां पे 12, ये 12 फेस डायगोनल होते हैं। कितने फेस डायगोनल कितने होते हैं? 12। क्यों? क्योंकि प्रत्येक फेसेस पर 2 डायगोनल बन रहे हैं। डायगोनल आप जानते हो, क्लियर है। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए एक और चीज कि मेरे पास एंड सेंटर, एंड सेंटर की खास बात क्या है कि यहां पे कॉर्नर के साथ साथ, यहां पे कॉर्नर के साथ साथ, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के 2 अपोजिट फेसेस पर, अगर 2 अपोजिट फेसेस पर, अपोजिट फेसेस पर अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट, तो इसको डिफाइन कैसे कर लेते हैं कि दीज आर दोस टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर बट आल्सो प्रेजेंट 2 अपोजिट फेसेस। या सिंपल सा बोल दो कि द यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज 2 अपोजिट फेस। अब वो 2 अपोजिट फेस ये भी हो सकती हैं, ये वाली भी हो सकती हैं, अपर और लोअर वाली भी हो सकती है। सिंपल है। तो हमने अभी तक सीखा, जल्दी से बताएं, क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट, यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस क्या था? अ रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस पॉइंट इन आई स्पेस। लैटिस पॉइंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट। यूनिट सेल क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन एंड जनरेट द एंटायर क्रिस्टल। यूनिट सेल क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसको हम प्राइमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं, और नॉन प्राइमिटिव यूनिट सेल मतलब सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो प्राइमिटिव और नॉन प्राइमिटिव, प्राइमिटिव को सिंपल, नॉन प्राइमिटिव को सेंटर्ड। नॉन प्राइमिटिव फर्दर क्लासिफाइड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब प्राइमिटिव को कैसे बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, देन सिंपल। Constituent particles present not only at the corner but also present at other position, non-primitive मतलब centered। अब वो centered 3 कैटेगरी में डिवाइड हुआ। पहला बॉडी सेंटर्ड, constituent particle present at the corners as well as body center। अगर constituent particle present at the corner as well as all 6 faces then FCC, face centered cubic unit cell। अगर constituent particle present at the corner and 2 opposite faces then ECC। सिंपल है, कुछ खास नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, समझे। इससे पहले मैं आपको छोटी चीज बताना चाहूंगा, इसको आप देख लीजिए, यहां पे समझिए जल्दी से। यहां पे हमारे पास सबसे पहले मैं एक यूनिट सेल ले रहा हूं, ठीक है, आप इसको देख लीजिए। ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, बहुत आराम से रिवीजन भी करना है, थोड़ा सा यहाँ फास्ट करेंगे, अभी फिर भी मैं स्लो चल रहा हूँ। ये 8 कॉर्नर होते हैं, सबको पता है। 8 कॉर्नर के साथ साथ इसका मतलब लिखते भी चलें हम लोग, यहाँ पे कॉर्नर्स, कोई पूछे ये क्या है? एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल।
जो कि स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन होता है। कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8। अगर हमको कोई पूछे बॉडी सेंटर, तो प्रत्येक बॉडी का अपना एक सेंटर होता है, ये भी कितना है? 1। अगर हमसे कोई पूछे ऑल फेसेस, तो 6 फेसेस होते हैं। कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4। अब मैं अपर और लोअर को कहाँ दिखाऊं? यहाँ पे ही दिखा दे रहा हूँ, ये अपर वाला, ये लोअर वाला, तो ये 6 होते हैं। ये तो घर पे भी देख सकते हो, एक फेस अपर लोअर, 2 राइट लेफ्ट, 4। समझ में आया? राइट लेफ्ट अपर लोअर फ्रंट बैक, 6 हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास कॉर्नर्स हो गए, बॉडी सेंटर्स हो गए, फेसेस हो गए। इसके साथ साथ अगर मैं बोलूं कि अपने पास एंड सेंटर का मतलब क्या होता है? एंड सेंटर का मतलब 2 अपोजिट फेसेस। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे खास बात ये बनती है कि अपने पास बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल की जब बात आती है तो मैंने आपको पीछे बताया था वो 4 होते हैं। अभी पीछे आपने देखा था, यहाँ से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1, इसी तरीके से ये दूसरा, ये वाले तीसरा, ये वाले चौथा, 4। इसी तरीके से एक और बनता है फेस डायगोनल। अगर टोटल 6 फेसेस हैं और प्रत्येक फेस पर 2 डायगोनल बन सकते हैं, तो ये 6 फेसेस पर 12 डायगोनल बनेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। कॉर्नर्स कितने होते हैं, बॉडी सेंटर कितना होता है, फेसेस कितना होते हैं, ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे फिर स्टार्ट होता है यूनिट सेल कैरेक्टरिस्टिक। इसकी बताएगी यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 2 फैक्टर। फर्स्ट वन इज एज लेंथ और सेकंड वन इज एक्सियल एंगल, जिसको इंटरफेसियल एंगल भी बोलते हैं। एज लेंथ और एक्सियल एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, एज लेंथ समझते हो ना, ये एज लेंथ है, ये वाली एज लेंथ है, और एक्सियल एंगल आप समझ रहे हो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जो अपने पास, ध्यान रखिए, यहां पे अपने पास ये एंगल दिखाई दे रहा है, यहां पे मतलब 2 फेसेस बोल दो या 2 एक्सिस के बीच का जो एंगल है, 2 एक्सिस के बीच का एंगल जो है वो इंटरफेसियल, आप एक्सियल एंगल बोल दो या इंटरफेसियल। इंटरफेसियल का मतलब फेसेस के बीच में, और एक्सियल एंगल का मतलब आप समझ रहे हो 2 एक्सिस के बीच का एंगल। जैसे अपने पास एज लेंथ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अपने पास ए एज लेंथ है तो इसका अपोजिट अल्फा एंगल हो गया। अगर ये अपने पास बी एज लेंथ है तो इसका अपोजिट अपने पास बीटा ले लिया, और ये अगर सी एज लेंथ है तो इसका अपोजिट हमने गामा ले लिया। तो अल्फा बीटा गामा ये हमारे पास क्या है? एक्सियल। ये हमारे पास है अल्फा बीटा गामा इंटरफेसियल या एक्सियल एंगल, और ए बी सी यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है अपने पास एज लेंथ। तो ये 6 हो गए, 3 एज लेंथ और 3 एंगल। इन 6 को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। दीज ऑल 6 आर पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल। कौन कौन से? ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा। सिंपल। चलिए आगे। यहां पे टाइप्स क्रिस्टल सिस्टम, यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है बोर्ड का, बहुत आराम से समझें, ये इंपॉर्टेंट बहुत है आपके लिए, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। जल्दी से देखेंगे। 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे ध्यान रखना है। तो कैसे ध्यान रखना, इनका पहला लेटर देखो, C T O R H M और नीचे T होगा, ठीक है, अभी दिखा देंगे। तो CT और HMT, मैंने क्या बताया? CT और HMT। अब यहां से आपको नाम भी ध्यान रखने हैं। C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, R फॉर रोम्बोहेड्रल, H फॉर हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक, ठीक है। यहां पे क्या है अपने पास? CT और HMT। CT और HMT से आपको C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, R फॉर रोम्बोहेड्रल, H फॉर हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक, ये ध्यान रहेंगे नाम। अब सबसे बड़ी बात आती है इसकी एज लेंथ कैसे ध्यान रखेंगे। मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान करके देखिए, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर दे रहा हूं। क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप के होते हैं, इस चीज को मैं ऊपर ले जा रहा हूं, ठीक।
चलिए अब ये 7 आपको दिखाई दे जाएंगे, यहां पे टी भी दिखाई दे गया। तो क्यूबिक जो होता है उसमें एज लेंथ क्या होती है आपको मैं बता रहा हूं तरीके से। अगर इस सीरियल से आप ध्यान रखेंगे सीटी और एचएमटी से तो आपको ये आसान हो जाएगा। कैसे समझ लेते हैं कि यहां पे क्यूबिक के अंदर तीनों एज लेंथ इक्वल होती हैं, ए बी सी तीनों इक्वल होती हैं। आप पहले क्या करिए, इसके बाद इसमें 2 साइड इक्वल होती हैं, एक अनइक्वल होती, इसमें आपके पास सभी साइड्स अनइक्वल होती हैं। फिर इसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें सभी 2 साइड इक्वल होती, एक अनइक्वल होती है, इसमें तीनों साइड अनइक्वल होती हैं और लास्ट वाले में भी तीनों साइड अनइक्वल होती है। कैसे ध्यान रख सकते हो, कैसे ध्यान रख सकते हो सर आपने तो लिख दिया। आप ऐसा करिए, सबसे सिंपल मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप इसको ऐसे ध्यान रखिए। मैंने क्या किया, मैंने सब में इक्वल कर दिया, a इक्वल बी इक्वल सी सब में कर लीजिए, आपको थोड़ा आसान। अगर आपके नाम सीरियल से आपको ध्यान रखने तभी ऐसा आप कर पाएंगे, उसका मैंने तरीका बता दिया, सीटी और एचएमटी। आप सब में ए बी सी इक्वल कर दीजिए। अब यहां से करना क्या है, कुछ यहां से आपको करना है, पहला तीनों इक्वल रखना है, 1 कट फिर 2 कट। जैसे ये 3 चलाए हैं वैसे ही अगले 3 चलेंगे, पहले सब इक्वल फिर 1 कट फिर 2 कट, ये तीनों सेम। और इसमें सब अनइक्वल होता है, इसी जैसा रहेगा, ये सेम। तो यहां पे ध्यान रखना आपको तीनों एज लेंथ। अब क्योंकि ये हम लोग स्ट्रक्चर वाइज लिख रहे हैं तो इनका एक क्लू बना लिया, सीटी और एचएमटी। तो सीरियल से अगर 7 क्रिस्टल लेटिस के हमें क्रिस्टल सिस्टम के नेम अगर ध्यान है तो वहां से हम एज लेंथ को आसानी से लिख सकते हैं इस तरीके से। अब बात आई एक्सियल एंगल की, तो अल्फा बीटा गामा थे। अब किसमें अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हैं, किसमें परपेंडिकुलर है तीनों, किसमें परपेंडिकुलर तीनों नहीं है, किसमें कोई और एंगल किसी दूसरे एंगल के इक्वल है। तो ये सब चीजें कैसे ध्यान रखेंगे, अब थोड़ा सा यहां देख लीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा, यहां पे समझिए कि यहां पे अल्फा बीटा गामा इक्वल 90 डिग्री, जो इसमें लिखा यही 3 में लिख दो। सीरियल से हमने इसीलिए नेमिंग आपको ध्यान रखवाई है। अगर पेपर के टाइम पर हमें कैसे ध्यान रखें, सीटी और एचएमटी को ध्यान रखो, उस हिसाब से सीरियल पता चल जाएगा। ये 3 में अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं और तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, 3 में सेम चलेगा। फिर क्या होगा, चौथे में अल्फा बीटा गामा इक्वल तो होंगे बट ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं होंगे। अब एंगल बिलो 90 हो सकता है, अपर 90 हो सकता है, बट एंगल तो इक्वल होंगे। मतलब ये 72 72 72 या 95 95 95 बिलो अपर जा सकता है, मतलब ये इक्वल होंगे बट परपेंडिकुलर नहीं होंगे। इसका मतलब ये यहां पे क्या करोगे, ये हेक्सागोनल है तो यहां पे अल्फा बीटा जो होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं, बट जो गामा होता है वो 120 एंगल का होता है। अभी देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर इन सभी के। इसी तरीके से यहां पे अल्फा गामा मोनोक्लिनिक में क्या होता है, अल्फा गामा एक दूसरे के इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं, बट बीटा यहां पे 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। और लास्ट वाला अनसिमेट्रिकल है, ना ये आपस में इक्वल होते हैं और ना ही ये परपेंडिकुलर होते हैं। बहुत सिंपल है, पहले एबीसी सब इक्वल, 1 कट 2 कट, फिर तीनों में वैसे ही और लास्ट में सब अनइक्वल। तो यहां से आप देखोगे कि इसमें एज लेंथ भी सब बराबर हैं, यहां पे एज लेंथ भी बराबर दिख रहे हैं और आपको एंगल भी बराबर दिख रहे हैं। तो ये मोस्ट सिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है, मोस्ट सिमेट्रिकल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा होता है, क्यूबिकल। यहां पे ना एज लेंथ सब इक्वल है ना ही कोई एंगल आपस में बराबर है, तो ये कैसा होता है हमारे पास, मोस्ट अनसिमेट्रिकल। ये कैसा होता है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल। दो क्वेश्चन। तीसरी चीज, यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, ठीक, ये रोम्बोहेड्रल जो लिखा हुआ है यहां पे ऑर्थोरोम्बिक है, तो इसको रोम्बिक भी बोलते हैं। अगर कहीं पे इसको हम लोग रोम्बिक और इसको हम लोग ट्राइगोनल, इन नाम से भी जानते हैं। यहां पे पॉसिबल वेरिएशन क्या होते हैं, 3 2 4 1 1 2 1, ये नंबर ध्यान रखना, 3 2 4 1 1 2 1। अगर इनका सीरियल ध्यान है तो सभी कुछ ध्यान रहेगा आपको। 3 2 4 1 1 2 1 इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। आप एक बार इसको देख लें। तो आपने यहां पे अभी देख लिया है
7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम, जिसको मैंने तरीका बताया आपको CT और HMT से आप ध्यान रख सकते हैं। C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल। अभी मैंने एक चीज बताई, ऑर्थोरोम्बिक को रोम्बिक भी बोल सकते हैं और यहाँ रोम्बोहेड्रल को हम लोग ट्राइगोनल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान रखना, इन नाम से भी आ जाता है। H फॉर हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक। आपको मैंने बता दिया एज लेंथ को ध्यान रखने का तरीका, ABC सब इक्वल, फिर एक कट, फिर दो कट, फिर इसी तरीके से तीनों में चला दो, लास्ट में सब कट। इसमें अल्फा बीटा गामा इक्वल और इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब तीनों इक्वल होते हैं, एंगल भी और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं। ये 3 में चलाना है। चौथे में 3 एंगल तो इक्वल है पर परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, अब वो उससे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं बट आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे 2 एंगल आपस में इक्वल और परपेंडिकुलर होते हैं, तीसरा हमेशा 120 का होता है, जो कि अभी डायग्राम में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अल्फा गामा 90 डिग्री के होते हैं और बीटा 90 डिग्री का नहीं होता है। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा आपस में भी इक्वल नहीं होते हैं और परपेंडिकुलर होने की तो बात ही खत्म है। तो मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्यों बोला? क्योंकि एज लेंथ और जो एक्सियल एंगल है वो सब अनइक्वल है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। यहाँ पे एज लेंथ और एक्सियल एंगल सभी इक्वल है और परपेंडिकुलर, तो ये मोस्ट सिमेट्रिकल है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। मैंने कहा पॉसिबल वेरिएशन। अब क्यूबिक कितने टाइप के पॉसिबल वेरिएशन रख सकता है, कितने टाइप के स्ट्रक्चर और ड्रॉ कर सकता है क्यूबिक के अंदर हम लोग कितने टाइप के, तो उसके लिए हमने एक तरीका बना दिया, वो आप ध्यान रखना। ये आपके पास है 3 2 4 1 1 2 1। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, कौन कौन से हैं वो 3, वो समझ लीजिए। अगर मैं इनकी बात करूं, अगर मैं बात करूं यहां पे 3 कौन से, तो सिंपल सी चीज है। यहां पे मैं आपको इस तरीके से बताता हूं कि प्राइमटिव में अगर आप यहां देखें, अगर मैं प्राइमटिव की बात करूं तो प्राइमटिव में सिंपल क्यूबिक होता है, नॉन प्राइमटिव में BCC, FCC और ECC होते हैं। अब यहां पे आपके पास क्या फर्क पड़ेगा सर इससे, आप समझिए कि यहां पे जो 3 पॉसिबल वेरिएशन है वो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, लगातार आप 3 उठा लीजिए, सिंपल क्यूबिक, BCC और FCC। इसमें 2 कौन से हैं, शुरुआत के 2 उठा लीजिए, सिंपल क्यूबिक एंड BCC। इस बार के नीट का क्वेश्चन भी आया था अगले वाले में जो मैं बताने जा रहा हूं अभी। यहां पे 4 कौन से हैं, तो टोटल तो 4 होते ही, एक सिंपल का, एक प्राइमटिव का और 3 नॉन प्राइमटिव के, तो 4 के 4 यही पॉसिबल हो सकते हैं। सिंपल भी होगा, BCC भी बनाएगा और FCC भी होगा यहां पे और ECC, तभी इसके वेरिएशन 3 ECC, यहां पे 4 पॉसिबल वेरिएशन होंगे। मतलब क्यूबिक सिंपल टाइप का भी बन सकता है, बॉडी सेंटर्ड भी बन सकता है और फेस सेंटर्ड भी बन सकता है। टेट्रागोनल सिंपल और BCC बन सकते हैं, अदर नहीं बनेंगे। और रोम्बिक के अंदर सिंपल, BCC, FCC, ECC चारों बन सकते हैं। इसी तरीके से अब एक है, तो एक कौन सा है, सिंपल, फिर एक है सिंपल, 2 हैं। अब यहां ध्यान रखना, मैंने कहा था 2 हैं तो शुरुआत के 2, ये शुरुआत के 2 इसमें आ चुके हैं, तो इसमें और इसमें ये खास है। इसमें शुरू से 2 लिए थे, इसमें फर्स्ट, इसमें क्या लेना है हमें, इसमें हमें लेना है फर्स्ट एंड लास्ट। इसमें शुरुआत से 2 लिए थे, इसमें फर्स्ट और लास्ट, सॉरी। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए यहां पे सिंपल के बाद ECC आएगा, क्योंकि ये एक जैसे नहीं हो जाएंगे, फिर 2 यहां भी है, यहां भी 2 हैं, तो जो मोनोक्लिनिक होता है उसमें सिंपल क्यूबिक बनता है, ECC। तो मैं ध्यान रखने का तरीका बता रहा हूं, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं उससे आपको ध्यान रहेगा। और 1 है तो यहां पे सिंपल मतलब प्राइमटिव टाइप का। तो ये हमारे पास टोटल कितने हैं, आप देखोगे 3 2 5 4 9 1 10 1 11 2 13 और 1 14। तो ये टोटल कितने हैं, 14। इन 14 क्रिस्टल सिस्टम, जो कि 7 क्रिस्टल सिस्टम के 14 वेरिएशन जो दिख रहे हैं अपने को पॉसिबल वेरिएशन, उन 3D पॉसिबल वेरिएशंस को हम लोग ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेवियस लैटिस। चलो मैं आगे बता देता हूं उसमें। अब आप एक बार इसको देख लीजिए बहुत आराम से। नाम आपको CT और HMT से ध्यान रहेंगे। जो एज लेंथ है वो भी मैंने आपको तरीका बताया कि पहले सब इक्वल, फिर एक कट, फिर 2 कट, फिर 3 में सिमिलर, चौथा अनइक्वल। इसमें मैंने अल्फा बीटा गामा सब इक्वल 90 डिग्री, 3 में सिमिलर चलाना, चौथे में अल्फा बीटा गामा इक्वल 90 डिग्री के इक्वल नहीं करेंगे, 5वें में हेक्सागोनल से ध्यान रहेगा, गामा 120 तो अल्फा बीटा 90, और नेक्स्ट में अल्फा गामा 90 तो बीटा डेनो इक्वल 90, और नेक्स्ट में फिर ट्राइक्लिनिक में अनसिमेट्रिकल, ना अल्फा ना बीटा ना गामा एक दूसरे के इक्वल भी नहीं होंगे ना परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ पे पॉसिबल वेरिएशन 3 2 4 1 1 2 1। इससे कौन से 3, तो शुरुआत से 3 ले लो, कौन से 2, शुरुआत से 2 ले लो, 4 सभी ले लोगे, 1 तो सिंपल सिंपल। अब
अब यहाँ पे 2 और 2 सेम था तो मैंने यहाँ स्टार लगा दिया कि यहाँ पे शुरुआत से 2 लिए थे तो यहाँ शुरुआत और एंड वाला ले लोगे, और यहाँ सिंपल। तो इस तरीके से हमने इस जरूरी नहीं कि हर जगह पे ये ऊपर नीचे नहीं हो सकते, मैंने सीरियल इस तरीके से ध्यान रखने के लिए आपको बोला जिससे आप पेपर में क्वेश्चंस बना सकें। अभी इस टाइप का नीट का जो क्वेश्चन बना था उसमें पूछा था कि बीसीसी जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है वो किस किस के द्वारा बनाया जा सकता है। तो आप अगर यहाँ पे देखना चाहेंगे तो बीसीसी यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो ये तीनों बीसीसी वेरिएशन देते हैं, क्यूबिक, टेट्रा और ऑर्थो। तो वहां ये नहीं पूछा था नाम, पूछे थे कितने देते हैं, तो ये 7 में से कोई 3, तो थर्ड 3 ऑप्शन, उसमें 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये ऐसे नीट में पूछ लिया गया था, इसी साल के पेपर में आप उठा के देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास 7 क्रिस्टल सिस्टम, जिसको मैंने आपको तरीका बताया। अब इनके पॉसिबल वेरिएशंस कैसे होते हैं एक एक करके हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर वाइज। एक बार देख लीजिए, यहां पे ये मैंने लिया पहला, यहां पे देख लीजिए ये मैंने आपको लिया फर्स्ट। ये क्या है मेरे पास, क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक में क्या होता है, कॉर्नर पे 8 होते हैं। अब क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक है तो यहां पे अपने पास मैंने आपको बता दिया था क्यूबिक की पहचान क्या होती है। क्यूबिक में ए बी सी तीनों इक्वल, एज लेंथ भी इक्वल होती है और अल्फा बीटा गामा ये इक्वल के साथ साथ परपेंडिकुलर 90 डिग्री होते हैं, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो आपको यहाँ दिख रहा है। ये ए बी सी आपको नजर आ रही है, ये ए। अब जरूरी नहीं था कि मैंने पहले इसको ए बोला, ये कोई भी ए बी सी ले सकते हैं आप, ठीक है। ए के सामने अब ये ए है तो ये वाला हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, ये अल्फा। यहाँ बी के सामने ये अपोजिट तो ये बीटा, और ये हमारे पास गामा। इनके ये बता दिया मैंने। अब पॉसिबल वेरिएशन मैंने इसमें बोला था 3। पॉसिबल वेरिएशन कितने होते हैं, अगर आप पॉसिबल वेरिएशन की बात करेंगे तो यहाँ पे पॉसिबल जो वेरिएशन है वो कितने हैं, 3। किसके लिए हैं पॉसिबल वेरिएशन, किसके लिए हैं, क्यूबिक के लिए। कौन कौन सा, तो मैंने आपको बता दिया था शुरुआत से तीनों, सिंपल, बीसीसी और एफसीसी। सिंपल प्राइमटिव का और ये 2 नॉन प्राइमटिव के। तो क्यूबिक में 3 टाइप के क्यूबिक बन सकते हैं, सिंपल टाइप का भी, बीसीसी टाइप का भी और एफसीसी टाइप का भी। अब सिंपल है तो सिंपल सी चीज है कि कॉर्नर पे 8 एटम होंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। बीसीसी मैंने बताया था कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा, ये बीसीसी बन गया। एफसीसी में बताया था कॉर्नर के साथ साथ 6 फेसेस पर भी प्रेजेंट होंगे। तो ये क्यूबिक के तीनों वेरिएशंस हो गए, सिंपल है। चलिए आगे, फिर अगला है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में मैंने आपको बताया था कि यहां पे ए बी डज नॉट इक्वल सी, और बताया था अल्फा बीटा गामा ये 90 डिग्री होते हैं, ये लिखा भी हुआ है यहां पे। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहां पे इसके पॉसिबल वेरिएशन कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था 2। अब 2 कौन कौन से हैं, सिंपल और बीसीसी। लगातार हमें लेके चलना है, सिंपल प्राइमटिव का और नॉन प्राइमटिव के, बीसीसी एफसीसी ईसीसी। सीरियल से अगर ध्यान रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा 3 कौन से, लगातार 3, 2 फिर 4 फिर 2। जो लास्ट वाला मोनोक्लिनिक का 2 है वो पहला और लास्ट है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे सिंपल में सभी में क्या होगा, केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। अगर सिंपल बनाओगे तो ये 8 कॉर्नर्स होते हैं। अगर केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो ये किस टाइप का टेट्रागोनल होगा, सिंपल टाइप का। अगर मुझे बनाना बीसीसी तो कॉर्नर के साथ साथ आपको क्या करना होगा, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे भी क्या प्रेजेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बॉडी के सेंटर पे। तो ये टेट्रागोनल सिंपल है, ये बीसीसी है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल कॉर्नर पे है तो सिंपल, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ बॉडी पे है तो बीसीसी। बट ये टेट्रागोनल है इसलिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी सी में ए बी इक्वल होंगे। ये आपके पास यहाँ पे कोई भी, आप दिखने में ऐसा नहीं है, ये वाला ए और ये बी इक्वल होंगे। अब ऐसे मान सकते हो यहाँ पे 2 साइड ये इक्वल है, ये अनइक्वल है, कुछ भी लेके चलो, 2 साइड्स यहाँ पे जो हम लेके चलेंगे वो इक्वल है, तीसरी अनइक्वल होगी। और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों एक दूसरे के बराबर, मतलब परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे पे। तो ये सिंपल हो गया टेट्रागोनल के दोनों वेरिएशंस। नेक्स्ट सीटी और, तो ये थर्ड वेरिएशन है। थर्ड में क्या है हमारे पास, ऑर्थोरोम्बिक। सीटी, सी फॉर क्यूबिक, टी फॉर टेट्रागोनल,
और ओ फॉर ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक में आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल वी डज नॉट इक्वल सी तीसरा, और अल्फा बीटा गामा यहाँ भी 90 डिग्री होता है, ये मैं पीछे बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ये ऑर्थोरोम्बिक का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे आपके पास मैच बॉक्स की टाइप से, यहाँ पे आपसे अगर वो पूछा है कि ऑर्थोरोम्बिक में पॉसिबल वेरिएशन कितने हैं, तो आपको मैं बता चुका हूँ पीछे कि पॉसिबल वेरिएशन कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, सिंपल, बीसीसी, भाई ये प्राइमिटिव का है, ये तीनों नॉन प्राइमिटिव, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। अब मैं इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए आपसे कहूँ तो सिंपल में आपको पता है ये सिंपल है अपने पास। सिंपल में अपने पास क्या होगा, केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगी, ये आपको दिख रहे हैं सिंपल के अंदर, ये कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं अपने पास। अगर बीसीसी बनाना है कॉर्नर के साथ साथ आपको बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट करके दिखाना, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, कॉर्नर के साथ साथ अगर बॉडी के पे है तो बीसीसी। एफसीसी के लिए कॉर्नर के साथ साथ, ये कॉर्नर पे तो दिखाई दे रहे हैं, कॉर्नर के साथ साथ अगर फेसेस पर भी दिखाई दे जाएं तो ये हमारे पास, ये बैक साइड दिखा रहा हूँ, ये फ्रंट साइड दिखा रहा हूँ, तो 4 तो फेस ऐसी होगी, एक बैक साइड 2D है, उस पर 3D दिखाएंगे, तो अपर, लोअर, लेफ्ट, राइट, और ये बैक साइड, ये फ्रंट साइड। तो कॉर्नर पे जो पार्टिकल हैं उसके साथ साथ फेसेस पर हैं तो एफसीसी। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ईसीसी में क्या होता है, कॉर्नर के साथ साथ 2 अपोजिट फेसेस पर। तो ये ऑर्थोरोम्बिक के 4 पॉसिबल वेरिएशंस हो गए। चलिए नेक्स्ट है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, ठीक है, इसको हम लोग ट्राइगोनल भी बोलते हैं। यहाँ पे देखें, अगर आपको यहाँ तो दिखाई दे रहा है ये रोम्बोहेड्रल है, तो रोम्बोहेड्रल में मैंने क्या बताया था, A इक्वल B इक्वल C, और अल्फा बीटा गामा आपस में तो इक्वल होते हैं बट ये परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, ठीक है। और यह आपको दिखाई दे रहा है अल्फा बीटा गामा, ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिए कि अल्फा बीटा गामा CTO में बराबर होते हैं, अल्फा बीटा गामा 90 के, बस ऑर्थोरोम्बिक CT के बाद हमारे पास क्या आता है, O के बाद R, तो रोम्बोहेड्रल में क्या लेंगे, अल्फा बीटा गामा इक्वल बट डज नॉट इक्वल 90 डिग्री, आपस में इक्वल बट परपेंडिकुलर नहीं होंगे एक दूसरे के। तो इस टाइप से अगर आपको दिखा, अब इसमें पॉसिबल वेरिएशन तो मैंने कहा था, पहला अपने पास क्यूबिक हुआ, टेट्रागोनल, फिर ऑर्थोरोम्बिक, फिर 3 2 4, 3 2 4, फिर 1। इसमें पॉसिबल वेरिएशन एक ही होता है जो सिंपल टाइप का होता है, तो सिंपल टाइप का होगा तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, केवल ये केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, ठीक। तो ये हुआ रोम्बोहेड्रल। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं है, ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो ये भी रोम्बोहेड्रल ही है, ये बन गया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये भी रोम्बोहेड्रल ही है। इसमें मैंने अभी आपको बता दिया कि यहाँ ABC तीनों इक्वल होते हैं, अल्फा बीटा गामा इक्वल होते हैं पर परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसमें भी मैंने दिखा दिया था आपको ये कुछ। अब ये कितना पॉसिबल वेरिएशन है इसका, एक तो एक कौन सा होगा, सिंपल क्यूबिक ही बनाता तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे केवल। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में आपको मैंने बताया था, हेक्सागोनल में A इक्वल V डज नॉट इक्वल C होता है, और अल्फा बीटा तो आपस में 90 डिग्री के होते हैं बट गामा यहाँ पे 120 का होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये दिखाई दे रहा है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में आपको ये 6 मिलाओगे आप, ये कॉर्नर के, ये आप दिखाई दे रहा है आपको, ये हेक्सागोन बनता हुआ, ये हेक्सागोन बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, ये, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास आपको ये चीज़ दिखाई दे रही, ये अपर वाला अपर से आप ज्वाइन करा दोगे, लोअर वाला लोअर से ज्वाइन करा दोगे, अपर वाला अपर से ज्वाइन कराओगे, लोअर वाला लोअर से ज्वाइन करा दोगे, ठीक है। इस तरीके से ये साइड वाले हैं यहाँ पे। तो ये हेक्सागन है। हेक्सागन में ध्यान रखना अल्फा बीटा आपस में 90 डिग्री के होते हैं, गामा 120 का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास चीज़ें और आगे बढ़ती हैं। हेक्सागोनल के लिए मैंने कहा था 3 2 4 1 1, तो आपके पास ये कौन से नंबर का अगर आ रहा है आपको पता है, 3 2 4 1 1 2 1 मैंने लिखा था। तो मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, और यहाँ पे रोम्बोहेड्रल मैंने कहा था CT और HMT। देखो इससे ध्यान रहेगा, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल,
और यहाँ हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में कितने पॉसिबल वेरिएशन है? एक। वो भी किस टाइप का होगा? सिंपल टाइप का। एक है तो सिंपल टाइप का, मतलब सभी के कांस्टेंट पार्टिकल केवल कहाँ प्रेजेंट होंगे? ओनली एट द कॉर्नर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे उसके बाद आता है अपने पास ये पीछे अपने पास जो है वो हेक्सागोनल तक हो गए, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। ये मोनोक्लिनिक है। मोनोक्लिनिक में मैंने आपको बता दिया था कि मोनोक्लिनिक में क्या होगा, यहाँ पे ए बी सी। अभी मैंने कहा था यहाँ पे 2 कट हैं तो यहाँ पे तीनों कट आएंगे मोनोक्लिनिक में, मतलब ए बी सी तीनों अनइक्वल होते हैं। और अल्फा गामा यहाँ पे 90 डिग्री का होता है और बीटा यहाँ पे 90 डिग्री का नहीं होता है। अब इसके पॉसिबल वेरिएशन अपने पता है 2 होते हैं। पॉसिबल वेरिएशन 2 कौन कौन से होते हैं? एक तो सिंपल होगा, 2 हमारे पास क्यूबिक के साथ साथ टेट्रागोनल में भी थे, तो सी टी में भी थे 3 2, पर वहाँ सिंपल BCC था, यहाँ सिंपल ECC है। ध्यान है अपने को, पहला लास्ट। तो ये सिंपल टाइप का होगा तो ये एंड सेंटर्ड होगा। अगर ये सिंपल टाइप का है तो यहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पे होंगे। कहाँ होंगे? कॉर्नर पे होंगे, तो ये सिंपल है। और अगर कॉर्नर के साथ साथ 2 अपोजिट फेसेस पर भी अगर लेके चलें तो ये हमारे पास एंड सेंटर्ड का हो गया क्या? मोनोक्लिनिक। अब एंड सेंटर्ड सिंपल ऐसा दिखेगा, एंड सेंटर्ड मोनो ऐसा। अब ये मत कहना एंड सेंटर्ड का मोनोक्लिनिक और एंड सेंटर का सिंपल, तो ये पॉसिबल वेरिएशन है, ये 2 तरीके से दिख सकता है। सर ये सेम, अरे ठीक है ना, वो तो स्ट्रक्चर मेन है, उस मेन के पॉसिबल वेरिएशन दिखाए हैं, तो इसमें कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होंगे, उस पर दिखा के बता दिया है। ठीक है ना, कॉर्नर पे अगर प्रेजेंट है तो सिंपल टाइप का है। नेक्स्ट ट्राइक्लिनिक बचा है लास्ट, तो ये है अपने पास ट्राइक्लिनिक। यहाँ पे आप ध्यान रखना ए बी सी ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है, तीनों अनइक्वल होते हैं। अल्फा बीटा गामा भी तीनों अनइक्वल होते हैं और ये परपेंडिकुलर भी नहीं होते हैं। ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपने पास पॉसिबल वेरिएशन इसके पास कितना होता है? मैंने आपको बताया सबसे लास्ट है 3 2 4 1 1 2 1, तो सिंपल टाइप का होगा। सिंपल टाइप का होगा तो यहाँ पे क्या होंगे? केवल और केवल कांस्टेंट पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पे, अगर पॉसिबल वेरिएशन दिखाना चाहोगे। ये हो गया मोनोक्लिनिक। अब इनको सबको एक साथ देख लेते हैं। ये एक साथ देख लीजिए, क्रिस्टल सिस्टम है, सिंपल, टेट्रा, अभी मैंने आपको बता दिया था। अब उससे आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर मुझे CT और HMT ध्यान है तो मैंने आपको बता दिया था कि C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें बता दी कि इसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं, तीनों साइड अनइक्वल होती हैं, या 2 साइड इक्वल होती हैं, 1 साइड इक्वल होती है। तो ये चीज़ें आपने देखी थी। इनको अगर आप देखना चाहें तो मैं एक तरीके से और दिखा सकता हूँ, जल्दी से आप देख लें। पहले तो स्ट्रक्चर को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने सभी के स्ट्रक्चर, अब यहाँ पॉसिबल वेरिएशन नहीं दिखाए। इनके पॉसिबल वेरिएशन भी आपको पता है कि यहाँ पे अगर पॉसिबल वेरिएशन देखना चाहो तो 3 2 4 1 1 2 1। टोटल कितने हैं? टोटल हैं पॉसिबल वेरिएशन टोटल 14, जिनको हम क्या बोलते हैं? ब्रेवियस लैटिस स्ट्रक्चर। पॉसिबल वेरियस कितने हैं? पॉसिबल वेरिएशंस 14, जिनको हम ब्रेवियस लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इस चीज़ को एक बार जल्दी से आप देख सकते हैं, बहुत सरल हो चुका है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया, आप लेंगे क्रिस्टल सिस्टम तो आप बोलेंगे कितने होते हैं? आप बोलेंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7। सीरियल CT और HMT, C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, R फॉर रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। थोड़ा सा पीछे हम पढ़ चुके हैं तो एक बार जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ एक्सियल अगर एज लेंथ आप लिखोगे तो यहाँ मैंने बताया था 2 सब इक्वल, यहाँ 1 कट, यहाँ 2 कट। जैसे इन 3 में चलाया है वैसे ही आप नीचे वाले 3 में सब इक्वल, 1 कट और यहाँ पे 2 कट। यहाँ पे आप तीनों मोस्ट अनसिमेट्रिकल है, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं। सब इनको इसमें अल्फा बीटा गामा ये 90 है, ये भी दोनों में ऐसे ही होंगे डिट्टो। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा 90 के इक्वल नहीं होता है पर आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पे हेक्सागोनल है तो अल्फा बीटा तो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, बट गामा जो होता है 120 डिग्री का होता है। यहाँ पे अल्फा गामा आपके पास 90 डिग्री के होते हैं, बट बीटा यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं होता, मतलब 90 डिग्री का नहीं होता है। यहाँ अल्फा बीटा गामा आपस में भी इक्वल नहीं होते हैं और ना ही ये परपेंडिकुलर होते हैं। ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल है, ये मोस्ट सिमेट्रिकल है, ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। ठीक है,
और इसका पॉसिबल वेरिएशन कितने होते हैं 3 2 4 1 1 2 1। 3 कौन से, तो मैंने कहा था यहाँ से शुरुआत से सिंपल और उसमें BCC और FCC, ठीक है। यहाँ पे 2 कौन से, सिंपल BCC। यहाँ पे 4 कौन से, अब 4 तो टोटल है, एक प्राइमटिव का और 3 नॉन प्राइमटिव के, BCC FCC और ECC। यहाँ पे 1 कौन सा, केवल सिंपल। यहाँ 1 कौन सा, सिंपल। यहाँ ध्यान रखने को कहा था मैंने, ध्यान है, यहाँ सिंपल BCC है तो यहाँ सिंपल ECC होगा 2, ये इनमें डिफरेंस है। और यहाँ पे केवल सिंपल। ये टोटल कितने, 14, जिनको हम ब्रेवियस लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ कंट्रीब्यूशन है। क्या है, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन हम लोग इसमें कंट्रीब्यूशन में समझेंगे एक एक करके आराम से कि बॉडी सेंटर पे क्या कंट्रीब्यूशन होता है। तो बॉडी सेंटर का अगर कंट्रीब्यूशन अगर आपको देखना है तो आप खुद से दिमाग लगाइए। बॉडी सेंटर का मतलब है कि इसकी सेंटर, बॉडी के सेंटर पे यहां पे कई यूनिट सेल है, सॉरी यहाँ पे कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। ये एक यूनिट सेल है जिसके बॉडी के सेंटर पे हमें कंट्रीब्यूशन बताना है। तो बॉडी के सेंटर पे किसी भी बॉडी पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रखा जाएगा, अगर मैं इस रूम में इसकी सेंटर पे अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रख दूं तो उसका कंट्रीब्यूशन रूम के अंदर 100% होगा। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 100%। 100% का मतलब 100 इंटू 1/100, दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन होगा इसका 1। ठीक, ये किसके लिए है, बॉडी के लिए। कंट्रीब्यूशन कितना, 1, मतलब 100%। फेसेस पर अगर देखोगे तो मैं फेस पे लेके चल रहा हूं, ये फेस है। फेसेस पर कितना होगा, अब आप देख लीजिए, ये मेरे पास रूम है, इस रूम का ये वाला फेस आप देखिए जो आपको स्क्रीन दिखाई दे। अगर मैं इस पर रखूं, अगर ये फेस पे मैंने रखा है यहाँ पे और फेस पे मैंने रखा, तो कंट्रीब्यूशन कितना है। अब यूनिट सेल जो ये वाला फेस, जो ये दीवार है, ये वॉल है, बॉल पे अगर मैंने इसके फेस पे रखा तो फेस पे जो स्पेयर रखा हुआ है वो स्पेयर इसके इधर वाले को भी टच करेगा, इधर वाले को भी टच करेगा, मतलब इस पे 50% अपना कंट्रीब्यूशन देगा। कितना देगा, 50%। दैट मींस 50% का मतलब 1/2। कितने का कंट्रीब्यूशन होता है, 1/2 का। क्यों मैंने 1/2 बोला, आप अपने कमरे की एक किसी भी फेस पे एक स्पेयर को एज्यूम करें और वो स्पेयर अगर बीच में रखा है, बीच में रखा है अपनी वॉल के बीचों बीच, तो बीचों बीच में रखा होगा तो एक तो इस वाले रूम में वो कनेक्ट करेगा, एक इसके जस्ट पीछे वाले में करेगा, तो 50%। सिंपल एज्यूम करने एट एजेस। अब एज ये है, साइड को हम लोग एज बोलते हैं। एजेस पर अपने रूम की एज पर क्या कर लो, यहां पे एटम रखा हुआ है तो इसमें भी कंट्रीब्यूशन करेगा, इधर भी करेगा। और इसके ऊपर की यूनिट सेल कैसी होती है, 3 डायमेंशनल स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जो विच मैन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। अगर क्रिस्टल सिस्टम के अंदर अगर 3D पोर्शन देख रहे हो तो उसकी यूनिट सेल पे अगर यहां पे रखा हुआ है तो ये कंट्रीब्यूशन क्यों एज पे है। अब एज पे है तो कंट्रीब्यूशन इसका इस वाले रूम के लिए भी होगा, पीछे वाले के रूम के। इससे अपर अगर जाओगे तो ऊपर वाले रूम में भी इधर वाले पोर्शन पे भी होगा, उधर वाले पोर्शन पे भी होगा। दैट मीन्स ये कंट्रीब्यूशन देता है 25% का। कितना, 25%। 25% का मतलब 1/4। नेक्स्ट, कॉर्नर पे अगर देखोगे, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन, ये कॉर्नर है, कॉर्नर पे अगर रखा हुआ, आप कॉर्नर की समझ लो, अपने ही कमरे के कॉर्नर को देखें और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होगा तो इस तरीके से रूम बना है, आप ऐसे समझ के चलो, तो ये कंट्रीब्यूशन कितना करेगा यहाँ पे। तो सिंपल सी चीज है, आप मुझे बताओ कि ये 1/4 पार्ट है, इसके जस्ट पीछे भी एक होगा, आप समझ के चलिए, इस तरीके से मैं दिखा दे रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए। आप ऐसे समझ लेंगे, यहां पे मैं कंट्रीब्यूशन दिखाना चाहूं तो ये तो यहां पे कंट्रीब्यूट करेगा, एक यहां कंट्रीब्यूट करेगा, एक यहां करेगा, यहां करेगा। कॉर्नर पे है ना, तो इस पे जुड़े हुए जितने भी रूम होंगे तो इस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है क्योंकि ये कॉर्नर पे है। और इसके जस्ट ऊपर वाली जो सरफेस होगी, जो फ्लोर होगा, उनके 4 रूम्स होंगे। तो एक ये कॉर्नर दिख रहा है, एक ये कॉर्नर दिख रहा है, एक ये वाला, मतलब ये वाला रूम का ये वाला कॉर्नर, अपने रूम में देख लीजिए कॉर्नर दिखाई दे रहा होगा, उसके जस्ट पीछे अगर कोई रूम बना, अब ये मत कहना मेरा घर इतना बड़ा बना ही नहीं है, इस पे नहीं चल रहे हैं, एज्यूम करो। तो यहाँ पे ये कॉर्नर, इसके जस्ट पीछे, उसके इधर पीछे, इसी तरीके से सिमिलर इसकी ऊपर वाली सरफेस पे। अब ये नीचे वाली सरफेस पे तो दूसरा कॉर्नर आ जाएगा, पर इसके ऊपर तो बन सकता है ना। तो 4 ये 4 इससे ऊपर, तो ये 12.5% का कंट्रीब्यूशन करता है। दैट मीन्स यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो ये कंट्रीब्यूशन ध्यान रखने की चीजें हैं और मैंने आपको ध्यान रखवाने के तरीका बता दिया। या आप ऐसे समझ लो, पूरी यूनिट सेल 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 कॉर्नर्स पे एक एक एटम रखा हुआ है, तो 8 एटम्स जब कॉर्नर पे आते तो एक यूनिट सेल
डेवलप्ड होती है। तो 8 कॉर्नर्स पर जब एटम रखे जाते हैं तो एक यूनिट सेल है, तो प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन ईच एटम का कितना हुआ, 1/8 हुआ, सिंपल। चलो नेक्स्ट, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन को हम लोग बोल सकते हैं इट टेल्स अस अबाउट द व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द ऑल एटम्स। तो इसको समझ लेते हैं क्या है। जैसे मेरे पास यहां पे ये कोई कमरा है, यहां पे मैंने यहां पे कुछ बॉल्स रख दी इस तरीके से, समझ लीजिए यहां पे कुछ छोटी बड़ी जो आइडेंटिकल हैं ये सब, और यहां पे मैंने स्पेस खाली रख दिया इतना। तो ये टोटल वॉल्यूम है, ये वो टोटल वॉल्यूम है, ये टोटल वॉल्यूम है, और इतना परसेंट जो है वो ऑक्यूपाइड है, ये ऑक्यूपाइड है, और इतना है ये वो एम्प्टी है, मतलब ये वॉइड है। तो यही बोला जा रहा है कि पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशिएंसी क्या होती है, इट इज टेल्स अस अबाउट द व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द ऑल एटम। टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंट भाग ऑक्यूपाई कर दिया गया है एटम्स द्वारा। तो टोटल वॉल्यूम का अगर मान लो ये 3/4 पार्ट, अगर इसके द्वारा 1/4 एम्प्टी मान लो, 3/4 ऑक्यूपाई कर लिया, तो 3/4 इसकी क्या हो गई, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन को हम लोग पैकिंग इफिशिएंसी बोलते हैं। अब इस चीज के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, इस चीज से आप समझ गए होंगे, तो मैं इसको फॉर्मूला ड्राइव कर लेता हूं। देखें यहां पे कि पैकिंग फ्रैक्शन पीएफ, पैकिंग फ्रैक्शन में क्या बोला, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एक चीज यहां ध्यान रखना, 12th सिलेबस में क्यूबिकल यूनिट सेल लिया गया है, तो कंसीडर कर लो यहां पे, कंसीडर यूनिट सेल विल बी क्यूबिकल, यूनिट सेल विल बी क्यूबिकल। अगर यूनिट सेल क्यूबिकल है तो वॉल्यूम ए क्यू हो जाएगा, क्योंकि क्यूबिक में ए बी सी इक्वल होते हैं। और अगर अब आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, मैं कहूं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द ऑल एटम्स, कैसे निकालोगे, टोटल एटम्स द्वारा वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया गया है। तो अगर कमरे में 100 बॉल हैं और 100 की 100 कैसी आइडेंटिकल, एंड ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल। तो अगर मैं कहूं इस रूम में आपके पास 100 बॉल्स हैं जो अपने पास हैं, अगर वो लुक लाइक एटम में मान के चलूं, तो वो एटम, अगर एक एटम का मुझे वॉल्यूम पता चल जाए तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल बॉल्स का क्या आ जाएगा, टोटल बॉल्स द्वारा ऑक्यूपाई किया हुआ वॉल्यूम आ जाएगा। रूम के अंदर 100 बॉल हैं, पर वो एक बॉल का अगर हमें, अगर सभी आइडेंटिकल हैं, तो किसी एक बॉल का अगर वॉल्यूम पता चल जाए और टोटल नंबर से आप बॉल से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द ऑल बॉल्स। तो यहां पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द ऑल एटम्स कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, नंबर ऑफ, यहां देखें, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, एक एटम का वॉल्यूम और उसमें जितने एटम ऑक्यूपाई कर रहे हैं उस स्पेस को, उसका हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा ये। और यूनिट सेल क्यूबिकल है तो क्यूबिक का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यू। इस चीज को यहां तक देख लिया, मैं इसको स्लाइड कर रहा हूं। पहले मैंने कहा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द ऑल एटम्स कैसे निकाला, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स जो रूम के अंदर इफेक्ट हैं, जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं उनके सबकी नंबर इनटू एक एटम का वॉल्यूम, क्योंकि सभी एटम्स कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। तो इस चीज को समझ लें यहां पे। अब मैं यहां पे लेके चल रहा हूं इसको आगे। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करेंगे। Z क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। और एक एटम, क्योंकि एटम लुक लाइक का स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr क्यू, अपॉन में क्या चल जाएगा, AQ। ये हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया।
ध्यान रखना जो पैकिंग इफिशियंसी होती है ये परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन के बराबर होती है। परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इज कॉल्ड पैकिंग इफिशियंसी। तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग इफिशियंसी निकालने का मतलब है, पैकिंग इफिशियंसी निकालने का मतलब है परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन निकालना। तो इसका मतलब क्या करोगे, पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, z इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा ए क्यू 4/3 और परसेंटेज निकाल ले इंटू 100 कर दोगे। अगर पैकिंग इफिशियंसी आपसे पूछी गई है तो पैकिंग इफिशियंसी का मतलब परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, और परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन आपने इधर निकाला, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो पैकिंग इफिशियंसी आ जाएगी, उसका परसेंटेज आ जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन का। अब इसी जगह पे परसेंटेज ऑफ वॉइड पूछे, परसेंटेज ऑफ वॉइड, तो 100 में से आप माइनस कर दोगे पैकिंग इफिशियंसी या परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब कितना ऑक्यूपाई किया गया है उतना परसेंट निकाल लो। तो 100 में से माइनस परसेंटेज तो 100 में से ली जाती है। अगर मान लो 70% ऑक्यूपाई कर लिया तो 30% क्या हो जाएगा, उसका वॉइड पोर्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम परसेंटेज ऑफ वॉइड निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल करके भी दिखा देता हूँ, एक जगह पे दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये अपने पास हो गया क्या, पैकिंग फ्रैक्शन, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम विच विल टच अ पर्टिकुलर एटम। मतलब अगर कोई एटम है ये और इसको अगर मान लो 4 एटम ये टच कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर एटम के लिए ये 4 एटम इसको टच कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर एटम की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो कितनी होगी, 4। बट इनकी इंडिविजुअल कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, तो 1। इसको तो एक ही कर रहा है, इसको भी एक कर रहा है, इसको भी एक कर रहा है, इसको भी एक कर रहा है, पर इस बीच वाले को ये चारों कर रहे हैं, तो इस बीच वाले की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 4। तो वही लिखा है, इट इज इक्वल टू द, इस पर्टिकुलर एटम के लिए मैं बात कर रहा हूं, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम विच विल टच अ पर्टिकुलर एटम, ठीक है। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, अब इसी तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंदी हुआ जा रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे रिलेटेड जितनी भी इसमें बची हुई अभी कॉन्सेप्ट्स और हैं वो सभी कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करेंगे, और इन आज के लेक्चर और जो कल होने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी कल वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो स्वस्थ मन से घर पे बस पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।